अभी हाल में यूएस इंडिया के बीच में एक बहुत ही बड़ी एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड डील साइन हुई है। अब इस पूरे जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है उससे ये समझ में आता है कि ये एक ग्रेटर मार्केट एक्सेस और यूनाइटेड स्टेट्स के जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ उसको मिनिमाइज करने के लिए इसे लाया गया है। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है इस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और इसके लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया के मार्केट्स में अब क्या डीपर एक्सेस है और इंडिया के ऊपर क्या तरीके के रेपरकशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या इंडिया को अब रशियन ऑयल से हाथ धोना पड़ेगा? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और इंडिया ने इस डील को फाइनलाइज करने के रास्ते में क्या क्या चीज़ें अपनी गंवाई हैं और इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेटा है वो किस तरफ पॉइंट करता है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल। सो वेलकम students to Legacy IAS. Let us discuss this issue in detail. First thing is US farm exports to India have been surging even with no trade deal. इस हेडलाइन का यही मतलब है कि क्या हमने जो ट्रेड डील साइन करी है वो क्या इकोनॉमिक आउटकम पहले से ही ऑन द कार्ड्स था, क्या ऐसा पैटर्न पहले भी ऑब्जर्व किया जा रहा था और ये जो ट्रेड डील है उसको साइन करने से कुछ नया नहीं किया जा रहा बल्कि उसी इकोनॉमिक डेटा के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो अपना क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, सबसे पहली बात अगस्त 2025 में यूएस जो है वो इंडिया से रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो इंपोर्ट करता है उस पर वो टैरिफ लगाता है। ठीक है, 25% हाइक इन इंपोर्टिंग एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, दूसरा आता है अगस्त 27 2025 में ये जो 25% है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगती है इस रैशनल के ऊपर कि आप जो है वो रशियन ऑयल को आप इंपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से हम आपके लिए एक पेनल्टी रेट लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये 25 + 25 टोटल मिलके 50% हाइक बन जाता है, ये आपका टैरिफ है। अब ये समझने की बात है कि इस टैरिफ के बढ़ने से एक्सपोर्ट्स जो है वो वहाँ पे बेसिकली जो अपने एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत मुश्किल होगी क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं साबित होंगे बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा और ये एक तरीके का बैरियर टू ट्रेड बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, अब अक्टूबर 2025 में क्या देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेने की ज़रूरत है कि जो रशियन ऑयल के लिए पेनल्टी रेट लगाई थी 25% की, अब उस पे ये बोलता है यूएस कि अगर आप रशिया से ऑयल लेना बंद करें तो हम इस 25% के पेनल्टी रेट को वापस लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और आपका इफेक्टिव रेट फिर 25% ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अक्टूबर 2025 में ये दिखता है कि इंडिया गोज फॉर cutting the Russian oil supplies that it is importing. India cuts its oil imports from Russia by 38% in value in terms and 31% in volume terms in October 2025. ठीक है, कम जनवरी एंड फरवरी आज की, अब एक दो दिन पहले की बात है जब यूएस और इंडिया के बीच में ये सारी बातें चलती हैं और वो एक ट्रेड डील पे आ बैठते हैं। ठीक है, तो यूएस इंडिया हैव अग्रीड टू ट्रेड डील रेसिप्रोकल टैरिफ्स टू बी कट। ठीक है, अब इस न्यूज़ के हिसाब से ये पता चल रहा है कि 18% अब जो टैरिफ था जो पहले 50% था, ठीक है, उसको काट के जब रशियन ऑयल आपने लेना बंद किया या फिर उसके वॉल्यूम का कट किया या वैल्यूज का कट किया तो वो 25% हो गया था और 25% से अब ये 18% रह गया है। ठीक है, और ये भी कहना है वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ने ये भी कमिट किया है कि ओवर द ईयर्स जो आगे के 4-5 साल हैं उसमें वो $500 बिलियन का भी ट्रेड करेंगे और ये जो टैरिफ्स हैं वो धीरे धीरे करके ज़ीरो भी हो जाएंगे इंडिया की तरफ से, जिसमें दैट मीन्स कि यूएस जो है वो ग्रेटर मार्केट एक्सेस लेकर आएगा इंडिया की तरफ। अब आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक डेटा क्या कहता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेटा क्या कहता है।
तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ठीक है, कि यूएस एग्रीकल्चर के जितने भी आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से में डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे ट्री नट्स, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, कॉटन, इन सब का जो परसेंटेज ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, अगर आप बोलोगे जनवरी नवंबर 2024 से फिर जनवरी नवंबर 2025 तक, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 95.5% ग्रोथ है कॉटन में, सोयाबीन ऑयल में इतना ग्रोथ है, ठीक है। अगर हम ट्री नट्स की बात करें तो 32.2% ग्रोथ है, ठीक है। ये सारे आउटकम है उस चीज के कि इंडिया ने अपने कॉटन के लिए टैरिफ्स को वर्चुअली रिड्यूस करके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बना दिया था, ठीक है। सिमिलरली सोयाबीन ऑयल के लिए उन्होंने 27.5% जो टैरिफ था उसको रिड्यूस करके 16.5% बना दिया था, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो ट्रेड गैप था यूएस के और इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बीच में, जो डेफिसिट थी, उसको ब्रिज करने की कोशिश इंडिया की तरफ से ही करी जा रही थी, क्योंकि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो ज़्यादा होते थे और उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो इसके मुकाबले कितने बढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि ये 34.1% जो है वो टोटल राइज हुआ था यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया ईयर ऑन ईयर में। अगर हम लोग इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू यूएस देखें तो वो सिर्फ 5.1% राइज हुआ था, 5.1%, एंड दिस इज 34% व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, 5.1% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू यूएस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब एक नज़र हम लोग इस पे भी डाल लेते हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट था, जो कि यूएस बोलता है कि ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा ह्यूज है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसका ट्रेंड क्या था। तो जनवरी नवंबर 2024 में ये जो ट्रेड डेफिसिट था वो $3.5 बिलियन का था, दिस वाज ऑफ $3.5 बिलियन। लेकिन अगर हम लोग 2025 में देखें तो ये $3.1 बिलियन, ये घट के $3.1 बिलियन पे हो गया था। इसका मतलब है कि जो डेफिसिट था वो भी रिड्यूस हुआ है, और जो ट्रेड में ग्रोथ है वो यूएस की तरफ से देखा जा रहा है जिसमें 34.1% है, और जबकि इंडिया का ग्रोथ सिर्फ 5.1% है। तो ये सोचने में बात आती है कि ये जो ट्रेड डील थी वो एक ऑलरेडी एक पैटर्न में चल रही हुई चीज के वजह से थी, है ना। वो ट्रेड डील क्या उस चीज को सीमेंट करता है, उस चीज को और कॉन्क्रिटाइज कर रहा है ना, इसमें हमारा बहुत बड़ा फायदा है क्या, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। अब एक बार आगे देखते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है जिसकी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज़ हमें अभी पूरी क्लियरिटी से पता नहीं है कि कॉर्न में आप कितना परसेंटेज टैरिफ को रिड्यूस करेंगे, सोयाबीन में कितना करेंगे, एथेनॉल में करेंगे। और एथेनॉल के ऊपर एक और चीज़ है, एथेनॉल के लिए इंडिया के पास खुद का एक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, और उसमें जो नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी है उसमें वो शुगर केन, मेज, कॉर्न, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। यूएस जो है वो काफ़ी प्रेशराइज करता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया में वो भेजना चाहता है अपना जो कॉर्न प्रोड्यूस्ड एथेनॉल है, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया ने इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं दिया है। दूसरी बात है कि टैरिफ्स आप कम कर भी दोगे, लेकिन एक नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जो कि जैसे लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स, और इनके बेसिस पे भी आपके प्रोडक्ट्स को बॉर्डर के बाहर रोका जा सकता है। तो उनका क्या है। तीसरी चीज़, डेयरी एंड सेंसिटिव फार्म्स। अभी जिस तरीके से बात सामने आई है, जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल उन्होंने कहा है कि डेयरी एंड सेंसिटिव फार्म्स के लिए हमने एक बहुत अच्छा ट्रेड डील साइन किया है। तो ये एक बार देखने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है इन क्रिटिकल सेक्टर्स को। फिर इम्प्लीमेंटेशन, फाइलिंग एंड लीगल टेक्स्ट। अभी किसी भी तरीके से लीगैलिटीज़ में हम लोग नहीं गए हैं, फॉर्मेलिटीज़ में नहीं गए हैं, जिसमें कि हमें क्लियर कट पता चले कि कब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और कितने पे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे कितनी टैरिफ्स रिड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये थी खबर रिलेटेड टू यूएस इंडिया रिलेशंस ओवर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच।